हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पीनल कोड के अंदर जनरल एक्सेप्शंस को। गाइस, ये है वीडियो नंबर 2, यानी कि इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने उसको देखा होगा, और नहीं देखा तो प्लीज उसको जाके देखिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऊपर आप आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा कि जनरल एक्सेप्शन से हमारा मतलब होता है जनरल डिफेंसेस से, यानी ऐसे डिफेंस जिनका इस्तेमाल करके कोई भी पर्सन खुद को एब्जॉल्व करा सकता है, यानी उस पर ऊपर लगे हुए सारे चार्जेस खत्म हो सकते हैं और उसका जो ऑफेंस है वो नॉन ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था मिस्टेक ऑफ फैक्ट को, जुडिशियल एक्ट को और एक्सीडेंट को। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन को। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट यानी एक ऐसा एक्ट जो है तो क्रिमिनल, लेकिन वहां पे क्रिमिनल इंटेंशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो अगर ऐसा कोई एक्ट होगा तो आईपीसी उसको क्रिमिनलाइज नहीं करता है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो ये कोई बंदा है ए, ये अपना फुल-ऑन मस्ती में सड़क पे जा रहा है और पीछे से एक ट्रक आ रहा है जो पूरा हॉर्न दे रहा है, लेकिन ये सुन नहीं रहा है। जैसे ही ट्रक इसको स्ट्राइक करने वाला होता है तभी ये बंदा आ जाता है और इसको एक धक्का दे देता है, जिससे गिर जाता है, इसको इंजरी क्रिएट हो जाती है। तो क्या इस केस में इस पर्सन को जिसने इसको धक्का दिया, इसको सजा दे दी जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब इसने इसको धक्का दिया इसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन तो थी नहीं, उल्टा ये तो इसकी लाइफ को सेव करना चाह रहा था, इसको बचाना चाह रहा था। तो ऐसे केस में आईपीसी कहता है कि अगर कोई क्रिमिनल इंटेंशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तब वहां पे उसकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी भी नहीं बनती है, और ऐसे जितने भी एक्ट होंगे उनको कवर किया जाएगा एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट के अंदर। इसमें जो एक्ट हैं उनको ये 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा नेसेसिटी, जो कवर होता है सेक्शन 81 के अंदर। एक्ट ऑफ चाइल्ड सेक्शन 82, 83, एक्ट ऑफ लुनेटिक 84, एक्ट ऑफ इंटॉक्सिकेटेड पर्सन 85, 86, बोनाफाइड एक्ट 92, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ 93 एंड एक्ट डन इन कंपल्शन और थ्रेट 94। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेसेसिटी से। गाइज, अगर हम इसकी लैंग्वेज पे ध्यान दें तो 81 की लैंग्वेज में क्लियरली लिखा गया है नथिंग is an offense merely because of its being done with the knowledge that is likely to cause harm if it is done without any criminal intention। यानी ऐसा कोई भी एक्ट जिसको करते टाइम पर्सन को ये तो पता है कि उससे कोई हार्म हो सकता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन वहां पे उसकी कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। उसकी कोशिश ये है कि एक छोटे हार्म के बदले में एक बड़े हार्म को प्रिवेंट किया जा सके। इसको एक एग्जांपल से समझे तो मान लो ये एक क्रूज है जिसके अंदर 400 से 500 पैसेंजर है। ये जा रहा है अपना, अचानक से इसके सामने ये 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। इसमें एक शिप है और एक है बोट। अब ये जो शिप है इसके अंदर लगभग 100 से 150 पैसेंजर है, एंड बोट एज यू कैन सी यहाँ पे 2 पैसेंजर है। अब यहाँ पे जो क्रूज का ड्राइवर होगा उसके पास में 2 ऑप्शन है भाई, या तो ये इसको स्ट्राइक करे या फिर इस बोट को स्ट्राइक करे ना। अगर ये खुद अपनी डायरेक्शन को पलटता है अचानक से तो उस कंडीशन में इसके पलटने का खतरा है और इसके अंदर जो 400 से 500 पैसेंजर है वो मर सकते हैं। अगर ये इस शिप के साथ कोलाइड करता है तो इस शिप के अंदर जो 100 से 150 पैसेंजर है वो मर सकते हैं। लेकिन अगर ये इस बोट के साथ में स्ट्राइक करता है तो केवल जो नुकसान होने वाला है वो 2 पर्सन का होने वाला है, यानी 2 पर्सन की जान जा सकती है। इस कंडीशन में किसी भी सूरत में क्रिमिनल एक्ट को नहीं टाला जा सकता, नुकसान तो होना ही होना है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि जो कम से कम लॉस है वो किया जाए और एक बड़े लॉस को होने से रोक लिया जाए। एक इसका एक्ट का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है दैट व्हेन इन अ सडन और एक्सट्रीम इमरजेंसी वन और मोर to evil is inevitable, it is lawful so to direct events so that the smaller evil only shall occur। यानी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ हार्म तो होना ही है, उस कंडीशन में लॉ कहता है कि आप वो हार्म करोगे जिससे होने वाला नुकसान मिनिमम होगा, और उस कंडीशन में वो जो डूअर है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी सेक्शन 81 की, और उसकी कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी।
एक लीगल मैक्सिम है जो इसको सपोर्ट करती है, कोड नेसेसिटीज नॉन हैबिट लीगम, यानी कि नेसेसिटी नोज नो लॉ। अगर कोई जरूरत है तो जरूरत के टाइम लॉ को भी ओवरकम किया जा सकता है। इसको समझने के लिए हम एक केस को लेते हैं। ये केस है गोपाल नायडू वर्सेस एम्परर का। इसमें एक ड्रंकन मैन होता है, फलोन नशे में है, और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है। पब्लिक प्लेस में खड़ा है वो, और उससे आसपास की जो पब्लिक है उसकी जान को खतरा है। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, उसके रिवॉल्वर को जब्त कर लेते हैं, उसको पकड़ के बंद कर देते हैं। अब इस केस में अगर हम प्राइमा फेसी एक नजर से देखें तो जो पुलिस ऑफिसर है वो गिल्टी है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के। लेकिन अगर हम इसके दूसरे पक्ष को देखें तो हमें ये समझ में आता है, अगर उस पर्सन को ऐसे ही छोड़ दिया जाए क्योंकि वो खुद के कंट्रोल में नहीं है, तो उससे पब्लिक को एक बहुत बड़ा हार्म हो सकता है। तो उस बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए ये जरूरी है कि एक छोटा हार्म कर दिया जाए और उस पर्सन को पकड़ लिया जाए। ऐसे कोर्ट भी कहता है द पर्सन और प्रॉपर्टी टू बी प्रोटेक्टेड मे बी द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द एक्यूज्ड हिमसेल्फ और अदर। के अगर सवाल आता है प्रोटेक्शन का, तो प्रोटेक्शन उस पर्सन की हो या उसकी प्रॉपर्टी की हो या किसी दूसरे पर्सन या दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी की हो, उस कंडीशन में अगर कोई छोटा हार्म के बदले में बड़े हार्म को प्रिवेंट किया जा सकता है, देन उसको करना चाहिए और वहां पे उसको प्रोटेक्शन मिलेगी सेक्शन 81 की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई पर्सन कोई क्रिमिनल एक्ट कर दे केवल इस बेसिस पे कि उसको वहां पे रिक्वायरमेंट थी। इसको केस लॉ से समझते हैं। एक केस है आर वर्सेस डुडलेड एंड स्टीफंस का। इसमें 3 एडल्ट और एक माइनर होता है जो अपना शिप पे जा रहे हैं। अचानक से उनका जो शिप होता है जहाज, वो तूफान में फंस जाता है और उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिलती। वो कई दिन तक वहां पे फंसे रहते हैं और लगभग 7 दिन तक से उनके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है और लगभग 5 दिन हो जाते हैं उन्हें पानी पिए हुए। उस कंडीशन में जो पर्सन होता है डूडले, ये सजेस्ट करता है कि भाई ये जो इसमें माइनर है, ये जो छोटा बालक है शिप पे, हम इसको मार के खा लेते हैं। और वो करते भी ऐसा ही है, वो उसके मार के खा लेते हैं और अगले 4 दिन तक उसके फ्लैश को वो खाते हैं और उसका खून वहां पे पीते रहते हैं, फाइनली खुद को बचा लेते हैं। अब इस कंडीशन में क्या इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए 81 की? तो गाइस आंसर इज नो, क्योंकि इन्होंने जो एक्ट किया है वो पूरी तरह से इनह्यूमन एक्ट है और इस कंडीशन में वो किसी भी प्रोटेक्शन के लिए लायबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्ट ऑफ चाइल्ड की। तो आईपीसी कहता है कि जो एक्ट ऑफ चाइल्ड है उनको 2 अलग अलग कैटेगरी में हम डिफाइन करके देख सकते हैं। पहला सेक्शन 82। सेक्शन 82 कहता है कि अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से कम है तो वो जो भी एक्ट करेगा वो क्रिमिनल एक्ट की लायबिलिटी में नहीं आएगा, यानी कि उसको फ्री पास मिला हुआ है। और गाइस रीजन भी क्लियर है, अगर कोई इतना छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 7 साल से भी कम है तो उसके अंदर इतनी मेंटल मेच्योरिटी नहीं है कि वो एक्ट को समझ सके, वो जो काम कर रहा है वो सही है, गलत है, लॉफुल है, अनलॉफुल है। तो उस कंडीशन में उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की लायबिलिटी बनती भी नहीं है। इसके लिए आईपीसी में एक टर्म यूज की गई है डॉली इनकेपेक्स, जिसका मतलब है नॉट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस हिज एक्शन, यानी कि जो बच्चा है वो इस स्टेट में नहीं है कि वो अपने एक्ट को जस्टिफाई कर सके, वो इतना सोच समझ सके कि वो जो एक्ट कर रहा है वो सही है या गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई पर्सन छोटे बच्चे का सहारा लेके कोई क्रिमिनल एक्ट करवा ले। अगर ऐसी कोई केस बनता है तो जो छोटा बच्चा होगा उसको तो क्रिमिनल लायबिलिटी से फ्री होगा, लेकिन वो जो पर्सन है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए लायबल होगा। सेक्शन 83। सेक्शन 83 इसी का एक एक्सटेंशन है। अगर जो बच्चे की उम्र है वो 7 से ज्यादा है लेकिन 12 से कम है, यानी कि 7 से 12 साल के बीच की उम्र का जो बच्चा होगा, अगर वो कोई क्रिमिनल एक्ट करता है तो वहां पे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए लायबल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा उसकी मेच्योरिटी पे। अगर बच्चा की जो मेंटल मेच्योरिटी है वो सफिशिएंट है, यानी कि वो समझ सकता है कि वो जो काम कर रहा है उसका नेचर कैसा है, वो रॉन्गफुल है या अनलॉफुल है, तो उस कंडीशन में वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए लायबल होगा। लेकिन अगर वो नहीं समझ सकता कि वो जो काम कर रहा है उसका नेचर कैसा है, तब उसको फ्री पास मिल जाएगा। लेकिन दोनों ही केस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी कि जो बच्चा है वो मेंटली इमेच्योर था
ये जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रोसिक्यूशन पे होगी। कोर्ट ये एज्यूम करके चलेगा कि उस टाइम पे जो एक्ट हुआ है वो उसने अपनी पूरी क्रिमिनल इंटेंशन के साथ में किया है। और थर्ड कैटेगरी आती है, अगर बच्चे की उम्र 12 साल से ज्यादा है तो उसको ऑफेंडर की तरह ट्रीट किया जाएगा, वहां पे कोई भी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। इसमें दो केस है हमारे पास में। पहला है कृष्ण भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। इसमें एक 9 साल का बच्चा होता है, वो एक सोने का नेकलेस चुरा लेता है और इस दूसरा बंदा होता है बी, उसको बेच देता है आधे पैसों में। जब केस कोर्ट में जाता है तो जज वहां पे क्लियरली कहता है कि भाई बच्चे के पास में सफिशिएंट मैच्योरिटी थी, उसको ये मालूम था कि अगर ये नेकलेस चुरा लेगा और उसको बेच देगा तो उसको मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है, तो यहाँ पे वो किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से नहीं बच सकता, उसके लिए कोई भी डिफेंस अवेलेबल नहीं है और उसको पनिश किया गया। एक दूसरा केस है प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का। इसमें हाईकोर्ट ने कहा कि मेंटल मेच्योरिटी की जो हम बात कर रहे हैं वो देखी जाएगी कि जिस टाइम पे उस पर्सन ने वो काम किया है उस टाइम पे उसकी मेंटल स्टेट क्या थी। उस एक्ट के कमिट होने से पहले या उस एक्ट के कमिट होने के बाद उसकी मेंटल स्टेट क्या है ये मैटर नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्ट ऑफ लुनाटिक, यानी कि अगर कोई पागल इंसान है, तो अगर कोई पागल इंसान है क्रिमिनल लॉ में उसको फुल प्रोटेक्शन मिली हुई है, उसकी कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती है। और इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 84 में। सेक्शन 84 एग्जम्प्ट करता है एक पर्सन को किसी भी क्रिमिनल लायबिलिटी से अगर वो लुनाटिक है तो। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है जिनका सेटिस्फाई होना जरूरी होता है। पहला, एक्यूज्ड was of unsound mind when committed the offense। जिस टाइम पे उसने वो ऑफेंस किया है उस टाइम पे वो अनसाउंडेड माइंड होना चाहिए। was not capable of knowing the nature of act। उसको ये पता नहीं होना चाहिए वो जो एक्ट कर रहा है उसका नेचर कैसा है। एक्ट was contrary to law। वो जो एक्ट कर रहा है वो लॉ का कॉन्ट्रेरी भी होना चाहिए, यानी कि अनलॉफुल एक्ट होना चाहिए। एक्ट was wrong, और उसने जो काम किया है वो गलत भी होना चाहिए। अब यहाँ पे जो टर्म यूज की गई है अनसाउंडेड माइंड, उसमें 4 तरह के पर्सन को इन्वॉल्व किया गया है। पहला, इडियट दैट आर बॉर्न फुल, यानी कि ऐसे लोग जो बचपन से उनके मेंटल ग्रोथ उतनी नहीं होती है तो उनको इडियट कहा गया है। लुनेटिक, लुनेटिक पर्सन जो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन की वजह से मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं और उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तीसरा आता है अ पर्सन इन अनकॉन्शियस स्टेट, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन है वो अपनी अनकॉन्शियस स्टेट में, जैसे वो उसको नींद में चलने की बीमारी है, उस टाइम पे कोई एक्ट कर देता है देन उसको भी 84 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, यानी कि जिस टाइम पे एक्ट हुआ है पर्सन नशे की हालत में था और वो समझ नहीं पाया कि वो जो एक्ट है उसका नेचर कैसा है, तब भी उसको 84 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। इसका एक लैंडमार्क केस है एम नॉर्टन का केस है। इसमें जो पर्सन होता है एम नॉर्टन, वो डिल्यूजन में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील के सेक्रेटरी एडवर्ड ड्रममोंड को मार देता है। और वो जो पर्सन होता है एम नॉर्टन, उसको लगता है कि जो रॉबर्ट पील है वो उसकी जान ले लेगा और उससे बचने के लिए वो उसको ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो रॉबर्ट पील को पहचान नहीं पाता है और उस धोखे में उसके जो सेक्रेटरी होता है ड्रममोंड उसको मार देता है। बाद में जब इंक्वायरी होती है तो जूरी उसकी मेंटल स्टेट को देखती है और जो सर्कमस्टांसेस एविडेंस मिलते हैं उनसे भी यही पता लगता है कि वो जो बंदा है एम नॉर्टन वो काफी लंबे टाइम से मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है और जिस टाइम पे उसने एक्ट किया उस टाइम पे भी वो खुद के कंट्रोल में नहीं था और उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब ये इसका फैसला पब्लिक के बीच में जाता है, पब्लिक को पता लगता है तो काफी हंगामा होता है। फाइनली कुछ रूल जो होते हैं वो सेटअप कर दिए जाते हैं कि आगे से अगर ऐसा भी कोई केस बनेगा तो वहां पे इन रूल्स को ध्यान में रखा जाएगा। पहला रूल, until the contrary is proven every person is presumed to possess an adequate amount of reason to be apprehended। जब तक कि ये प्रूफ ना हो जाए कि वो जो पर्सन है उसका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था तब तक उसको क्रिमिनल ही माना जाएगा। To obtain the plea of insanity, it must be established that the person while committing the crime was insane to the extent where could not know about the nature of his act। जिस टाइम पे उसने एक्ट किया है उस टाइम पे उसको एक्ट के नेचर का नहीं पता था। एंड तीसरा, टेस्ट ऑफ द wrongfulness of the act is in the power to differentiate right and wrong।
यानी कि उस पर्सन को उस टाइम इतनी समझ नहीं थी कि वो एक्ट को डिफरेंशिएट कर सके, क्या सही है या क्या गलत है। नेक्स्ट केस बनता है हमारा एक्ट ऑफ एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। अगर कोई बंदा नशे की हालत में है तब उसको प्रोटेक्शन मिलती है सेक्शन 85 की। अगर हम एक्ट की लैंग्वेज पे ध्यान दें तो उसमें लिखा है that nothing is an offense which is done by a person who, owing to intoxication, is incapable of knowing the nature of act। यानी कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो नशे की हालत में कोई एक्ट करता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी 85 की, क्योंकि लॉ ऐसा मानता है अगर कोई बंदा नशे की हालत में तो उसके सोचने समझने की शक्ति उस टाइम पे इतनी नहीं रही होगी कि वो ये समझ सके वो जो एक्ट कर रहा है वो सही है या गलत है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, वो क्या है, दैट द इंटॉक्सिकेशन वाज एडमिनिस्ट्रेड विदाउट हिज नॉलेज। उसको जो नशा कराया गया है वो बिना उसकी सहमति के हुआ है, बिना उसकी कंसेंट के हुआ है। ऐसा नहीं है कि तुमने दारू पी ली और दारू पी के जाके मर्डर कर दिया और बाद में बोलो प्रोटेक्शन, तो कोई प्रोटेक्शन वहां पे नहीं मिलने वाली। एग्जाम्पल के लिए एक बंदा होता है ए, अपने फ्रेंड के घर जाता है एक पार्टी में, और उसका जो फ्रेंड होता है उसको सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि कोल्ड ड्रिंक में मिला के उसको दारू पिला देता है, जिससे उसको नशा हो जाता है। बाद में जब वो अपने घर वापस आ रहा होता है तो एक पर्सन को हिट कर देता है, स्ट्राइक कर देता है। बाद में जब इंक्वायरी होती है तो पता लगता है कि वो जो उसका फ्रेंड था उसने धोखे से उसको कोल्ड ड्रिंक में वाइन मिला के उसको पिला दी थी, जिससे उसको नशा हो गया और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो फाइनली उसको फ्री पास मिल जाता है, उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है 85 की। नेक्स्ट है सेक्शन 86। ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है अपने बेवड़े भाइयों के लिए। एक्ट की लैंग्वेज पे अगर ध्यान दें तो इसमें लिखा है पर्सन हु कंज्यूम द इंटॉक्सिकेंट वॉलेंटरी इज नॉट एब्सॉल्व ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। यानी अगर कोई बंदा खुद से नशा करके, खुद से दारू पी के अगर कोई क्राइम कर देता है तब उसको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली। गाइस रीजन भी क्लियर है, अगर ऐसे प्रोटेक्शन मिलने लगी तो अपना इंडिया तो गया काम से है? तो ऐसे अगर बंदा खुद से टॉक्सिकेट होके कोई नशा कर रहा है, यहाँ पे दारू की अकेले की बात नहीं है, वो किसी भी तरीके का नशा हो सकता है, कोई भांग हो सकता है, गांजा हो सकता है, या कोई दूसरे लेवल का। अगर वो खुद से कर रहा है, वॉलेंटरली उसने वो एक्ट किया है, तब उसको किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक्ट की लैंग्वेज पे ध्यान दें, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है नॉलेज। यहाँ पे क्रिमिनल इंटेंशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है नॉलेज की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बंदा नशे की हालत में था, लेकिन उसको ये पता था वो जो एक्ट कर रहा है उससे किसी को नुकसान हो सकता है, उसको इस बात की नॉलेज है। अगेन यहाँ पे टर्म क्रिमिनल इंटेंशन का यूज नहीं हुआ है, यानी कि उसकी इंटेंशन नहीं है कोई क्रिमिनल एक्ट करने की, लेकिन वो जो एक्ट कर रहा है उसको ये नॉलेज है कि उसको कोई नुकसान हो जाता है। मान लो कोई बंदा जो होता है नशे में किसी से झगड़ा कर लेता है और झगड़े में उस पर अटैक कर देता है जिससे वो घायल हो जाता है, तो क्या उसको पूरी तरह से छोड़ दिया जाए? बिल्कुल नहीं है, वहां पे केस तो बनता है, क्योंकि उसको नॉलेज थी जब उसने अटैक किया तो उससे सामने वाले बंदे को कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर कोई सीवियर इंजरी वहां पे क्रिएट हो जाती है तो वहां पे क्रिमिनल इंटेंशन क्योंकि उसकी इन्वॉल्व नहीं थी, तो वहां पे उसको जो सजा होगी उसकी सीवियरिटी थोड़ी सी कम होगी। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक केस आया हमारे पास में, बाबू सदाशिव वर्सेस जाधव केस। इसमें हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है और जो हस्बैंड है वो गुस्से में अपनी वाइफ के ऊपर केरोसिन डाल देता है और उसको आग लगा देता है। और फाइनली जब आग लग जाती है तब उसको समझ आता है कि उसने एक्चुअल में क्या किया और वो आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। फाइनली उसकी जो वाइफ होती है वो मर जाती है। जब कोर्ट में केस जाता है तो वहां पे ये देखा जाता है कि जब बंदे ने अपनी वाइफ के ऊपर केरोसिन को डाला तो उसको ये नॉलेज थी कि वो जो एक्ट कर रहा है उससे उसको नुकसान हो सकता है, लेकिन उसका इंटेंशन वहां पे इन्वॉल्व नहीं थी कि उसकी वाइफ वहां पे मर जाए। तो यहाँ पे पर्सन को सजा तो बनती है, लेकिन वहां उसको मर्डर के लिए चार्ज नहीं किया जा सकता। तो इस केस में भी ऐसा हुआ, उस पर्सन को चार्ज किया गया सेक्शन 299 यानी कल्पेबल होमोसाइड, गैर इरादतन हत्या का उस पर केस चला। तो सेक्शन 86 फाइनली ये कहता है कि अगर आप खुद से वॉलंटरली कोई नशा कर रहे हो तो आपको फुल प्रोटेक्शन तो नहीं मिल रही,
लेकिन आईपीसी कह रहा है क्योंकि आप उस टाइम पे ये सोचने समझने की हालत में नहीं हो, आपकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, तो जो भी पनिशमेंट आपको मिलेगा उसकी सीवियरिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन सेक्शन 92 बोनाफाइड एक्ट फॉर अनदर बेनिफिट। कोई ऐसा एक्ट जो दूसरे के बेनिफिट के लिए किया गया हो। एक्ट की लैंग्वेज पे ध्यान दे तो लैंग्वेज में क्लियरली लिखा हुआ है नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन। ऐसा कोई भी एक्ट जो कि गुड फेथ में किया गया हो, भले ही वहां पे सामने वाले पर्सन की कंसेंट इन्वॉल्व नहीं हो, उस केस में जो डूअर होगा, डूअर को किसी भी तरीके का पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल बनता है हमारा, एक डॉक्टर का एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लो कोई सर्जन है, एक बंदा उसके पास में जाता है इमरजेंसी कंडीशन में, उसका एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ है। अब वहां पे जो सर्जन है, सर्जन को वहां पे रिस्क लेना बनता ही है। यहाँ पे सर्जन अगर वहां पे उसका ऑपरेशन नहीं करेगा तो वो वैसे ही मरने वाला है, तो उस कंडीशन में वो रिस्क लेता है। और अगर ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो भी जाती है, उस कंडीशन में भी जो सर्जन है वो मर्डर के लिए चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां पे उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, वो तो गुड फेथ में वो काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 93 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। एक्ट कहता है एनी कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ टू अ पर्सन फॉर सच पर्सन्स बेनिफिट इज नो ऑफेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक डॉक्टर है, वो गुड फेथ में अपने पेशेंट को बताता है कि उसको कैंसर है, वो कुछ दिनों में मर जाएगा, और जैसे ही उसको खबर मिलती है पेशेंट हार्ट अटैक से मर जाता है, तो क्या डॉक्टर को पनिश कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर का कोई यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं बनता है, क्योंकि डॉक्टर ने जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की वो गुड फेथ में की, वहां पे उसका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था अपने पेशेंट को मारने का। तो यहाँ पे डॉक्टर को प्रोटेक्शन मिलेगी सेक्शन 93 की। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 94 एक्ट डन अंडर कंपल्शन और थ्रेट। ऐसा कोई भी एक्ट जो कि जबरदस्ती गन पॉइंट से किसी को धमकी देके कराया गया हो, ऐसा कोई भी एक्ट क्रिमिनल एक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। सेक्शन 94 उसको प्रोटेक्ट करता है। 94 कहता है ऑफेंसेस कमिटेड अंडर कंपल्शन और थ्रेट बाय अ पर्सन सो कंपेल्ड और थ्रेटन्ड विल बी एक्सक्यूज्ड। यानी ऐसा कोई भी एक्ट जो सामने वाले पर्सन को जान से मारने की धमकी देकर उससे कराया गया हो, वो क्रिमिनल एक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए एक बंदा है, वो दूसरे बंदे के सर पे बंदूक तान देता है, उसको कहता है कि भाई ये एक्ट कर, तो मजबूरी है, उसको एक्ट करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करता तो उसकी जान जा सकती है। उस कंडीशन में ऐसा अगर वो कोई भी एक्ट कर रहा है तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी 94 की। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन है, क्या? दैट ही कैन नॉट कॉज मर्डर, वो मर्डर नहीं कर सकता, एंड ही कैन नॉट मेक एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई काम नहीं कर सकता। यहाँ पे एक और कंडीशन बनती है। एक्ट कहता है अ पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और बाय रीजन ऑफ ए थ्रेट और बीइंग बीटन जॉइन अ गैंग ऑफ डेकोइट इज नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 94। अगर कोई बंदा खुद से जाके डकैतों की गैंग में शामिल हो जाता है और बाद में वो डकैत उसके सर पे बंदूक रख के उससे कोई क्राइम करवा लेते हैं, तब वो बंदा ये नहीं कह सकता कि उसको 94 का प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि वो खुद गया था वहां पे इन्वॉल्व होने के लिए। ये एक अननेचुरल वर्क नहीं है, वहां पे उसकी खुद की अकॉर्ड, उसकी सहमति शामिल थी, तो उसको 94 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। गाइस ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आप उसको समझ पाए होंगे, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।